हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटीज थारोली कवर करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 6 की, जिसमें पहला चैप्टर है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर को हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और उसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन को समझेंगे कि इसमें एनसीईआरटी हमसे कहना क्या चाहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है राशिदा के क्वेश्चन से, जिसमें राशिदा सेड रीडिंग द न्यूज़पेपर सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 years ago। राशिदा न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है बैठकर और उसकी नज़र पड़ती है एक हेडलाइन पर जिसमें लिखा हुआ होता है 100 years ago, यानी 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। वह सोचती है, आश्चर्य होता है उसे कि इतने साल पहले की बात कोई कैसे जान सकता है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। ठीक है। मतलब अगर आपको कल के बारे में, यस्टरडे के बारे में जानना है तो आप लोग रेडियो के थ्रू या फिर टीवी के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू जान सकते हैं। अगर आपको लास्ट ईयर के बारे में जानना है देन आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। आप किसी से पूछ सकते हैं जिसको वो चीज़ें याद हो। या इसके अलावा आप आजकल आप देखते हैं कि गूगल वगैरह पे भी सर्च करके आप लोग जान सकते हैं कि आज से 1 साल पहले या फिर 5-10 साल पहले भी क्या हुआ था। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, बट बहुत समय पहले का क्या। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि बहुत समय पहले की बातों को हम कैसे जान सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में जान क्या क्या सकते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड। यानी कि लोग उस समय क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians and scientists। हम लोग जो हंटर्स होते थे उस समय, हर्डर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, इन सभी की लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि ये लोग कैसे रहा करते थे उस समय पर, इनकी लाइफ कैसी होती थी। We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang। यानी उस समय जो बच्चे होते थे वो किस तरीके के गेम खेलते थे, कैसी स्टोरीज सुनना पसंद करते थे, कैसे प्लेस देखा करते थे और किस तरीके के गाने गाते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग पास्ट के अंदर जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, देखिए ये सब चीज़ों को मैंने ना स्लाइड में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने इसको पॉइंट वाइज नोट कर दिया है, जिससे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहने उन्होंने, कहाँ रहते थे, लाइफ कैसी होती थी लोगों की और बच्चे उस समय कैसे रहते थे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे। तो फाइंड द रिवर नर्मदा, मैं आपको मैप में पहले शो कर देती हूँ जिन जिन चीज़ों का मेंशन है और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। ये रहा आपका मैप। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया हुआ है नर्मदा रिवर के बारे में। आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया में आपको नर्मदा रिवर देखने के लिए मिल जाएगी। ये सेंटर में आपको मिलेगी नर्मदा रिवर और उसके ऊपर आपको विंध्यन रेंजेस मिल जाएंगी और उसके नीचे आपको सतपुड़ा रेंज मिलेगी। आप दोनों चीज़ों को देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, मैंने हाईलाइट किया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मेंशन मिलेगा इंडस रिवर का, ये आप नॉर्थ वेस्ट में देख सकते हैं इंडस रिवर। और ये सारी जो इसकी हैं झेलम, चेनाब, ब्यास, रवि, सतलज, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इनका भी काफ़ी ज़्यादा मेंशन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, क्योंकि जो आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इसी के किनारे पर हुआ करती थी। जो सबसे पहले सिटीज डेवलप हुई थी वो इंडस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे यहीं हुआ करती थी। इसके अलावा आपको मेंशन मिलेगा किरथर हिल्स और सुलेमान हिल्स का, ये भी आप लोग नॉर्थ वेस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर भी एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई थी, जो व्हीट बार्ले वगैरह को सबसे पहले ग्रो किया गया था। ये सब भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आप गारो हिल्स भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। विंध्यन रेंजेस के पास आपको राइस का कल्टीवेशन फर्स्ट टाइम देखने मिलेगा। इसी तरीके से गारो हिल्स के आसपास भी आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गंगा रिवर है और इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे यमुना रिवर, चंबल, सोन रिवर, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये आप लोग मार्क करके रखिएगा और आप लोग कई बार इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, देखिए इसको भी मैंने इस स्लाइड में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं इसी के थ्रू आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर हम लोग पढ़ करके एक्सप्लेन करेंगे। तो वेयर डिड पीपल लिव, तो देखिए सबसे पहली साइट है कि नर्मदा रिवर के किनारों पर। नर्मदा रिवर आपको सेंट्रल इंडिया में मिल जाएगी, मैंने अभी आपको मैप में भी शो कर दिया है। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स हुआ करते थे। स्किल्ड गैदरर्स यानी क्या होता है, गैदरर जो अपने फूड को कलेक्ट किया करते थे फॉरेस्ट में जा करके, जहाँ प्लांट्स वगैरह होते थे, ये लोग जाते थे, वहाँ की जो फ्रूट्स होते थे, वहाँ जो उनकी रूट्स होती थी, जो भी एडिबल चीजें होती थी, वो लोग उनको कलेक्ट करते थे और खाते थे। न्यू द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, वो लोग पौधों को, प्लांट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने लगे थे कि कौन सी चीजों का खाना बेहतर होगा, किस चीज़ की रूट्स अच्छी होती है, कौन से फ्रूट्स अच्छे होते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने लगे थे। इसके अलावा वो हंटिंग भी किया करते थे, दे हंटेड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल हंटिंग करते थे और उनको फिर वो लोग खाते थे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जो दूसरी नंबर की आपको साइट मिलेगी वो है किरथर एंड सुलेमान हिल्स। क्या है, किरथर एंड सुलेमान हिल्स, ये नॉर्थ वेस्ट में मैंने अभी आपको दिखाया भी है मैप में, आप लोग देख सकते हैं जा करके। तो यहाँ पर जो हमको इस्टेब्लिशमेंट मिलती है वो 8,000 साल पहले की मिलती है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा कि व्हीट एंड बार्ले जैसे क्रॉप को सबसे पहले उगाया गया था, ग्रो किया गया था। ये लोग रियरिंग एनिमल्स यानी ये लोग पशुपालन भी शुरू कर चुके थे, जैसे कैटल, सीप, गोट, इन सबको ये लोग पाला करते थे। और इसके अलावा लिव्ड इन विलेजेस, ये लोग गांव में रहते थे। गांव में क्यों रहते थे, देखिए जब आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा तो लोगों की मजबूरी हो जाया करती थी कि उनको उस जगह पर स्टे करना होता था जब तक कि वो क्रॉप पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती थी, तैयार नहीं हो जाती थी। तो इस वजह से वो लोग विलेजेस में रहा करते थे। और एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो पशुपालन किया करते थे, तो जैसे आज हम देखेंगे कि जो लोग एनिमल्स को रखते हैं तो वो उनका पर्पज होता है कि वो मिल्क वगैरह के लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए वो लोग रखते हैं, बट उस समय वो लोग मिल्क का यूज नहीं करते थे। उन लोगों का मतलब जो एनिमल्स रखते थे उसका पर्पज हुआ करता था कि जब उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता था, हंटिंग से भी उनको कुछ नहीं मिलता था या फिर गैदरिंग में भी उनको कुछ भी नहीं मिलता था, तो वो लोग इन एनिमल्स को ही मार करके खाया करते थे। इस वजह से ये लोग पशुपालन करते थे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए थर्ड नंबर आप साइट्स देखेंगे, गारो हिल्स। गारो हिल्स आपने देखा है, नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको मैप में भी शो किया हुआ है। और विंध्यन हिल्स जो आपको सेंट्रल इंडिया में मिल जाएगा, नर्मदा नदी के नॉर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ था, एग्रीकल्चर का। और इसके अलावा जो राइस है सबसे पहले ग्रो किया गया था नॉर्थ ऑफ विंध्या, जो विंध्यन रेंजेस है उसके नॉर्थ में सबसे पहले राइस का कल्टीवेशन किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर को मैंने आपको दिखाया है नॉर्थ वेस्ट में, और उसकी ट्रिब्यूटरी जो मैंने आपको दिखाया है, चेनाब, ब्यास, सतलज, चेनाब और ये रावी, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड, सबसे पहले जो सिटीज हैं उनका डेवलपमेंट यहीं पर हुआ था। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या है, 4700 ईयर्स एगो, अब से 4700 ईयर्स एगो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट साइट आती है वो है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा को भी मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर जो स्टैब्लिशमेंट थे वो कब थे, 2500 ईयर्स एगो, ठीक। और यहाँ पर भी सिटीज डेवलप हुई थी। साउथ ऑफ गंगा, जो गंगा नदी है उसके साउथ में आप देखेंगे कि मगध किंगडम था। मगध किंगडम स्टैब्लिश हुआ था, ये एक बहुत ही बड़ा लार्ज किंगडम हुआ करता था और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होता था, क्योंकि यहाँ के जो किंग्स होते थे उनकी बहुत ही बड़ी आर्मी उन्होंने इकट्ठा कर रखी थी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते थे। ये आज की डेट में बिहार में पड़ेगा। इस सबको हम काफ़ी डिटेल में आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर हमको सिर्फ ओवरव्यू एक तरीके से देखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ लेते हैं पहले और उसके बाद हम आगे सब हेडिंग पर बढ़ेंगे। वेयर डिड पीपल लिव, फाइंड द रिवर नर्मदा, आप देख चुके हैं। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर, यहाँ पर हजारों साल के लिए लोग रहा करते थे नर्मदा नदी के किनारे पर। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, जो पहले लोग रहते थे वो काफी ज्यादा स्किल्ड हुआ करते थे, स्किल्ड गैदरर्स होते थे, यानी कि जो कलेक्ट करने करते थे फूड को, ऐसे काफ़ी ज़्यादा ये लोग स्किल्ड होते थे। उसके अलावा आप देखेंगे
that is people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. ये लोग प्लांट्स से मतलब फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे रूट्स को, फ्रूट्स को, और जो दूसरे फॉरेस्ट के प्रोड्यूस होते थे अपने भोजन के लिए ये लोग उनको सबको कलेक्ट किया करते थे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, ये लोग एनिमल हंटिंग भी किया करते थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये देखिए आपके जो दूसरी साइड्स हैं इनको अब हम लोग देखते हैं। ये दिया हुआ है, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स। ये तो आप लोग देख ही चुके हैं, सुलेमान एंड किरथर हिल्स मैं आपको शो किया हुआ है, ये नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley। यहाँ पर wheat and barley लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे पहले ग्रो करना 8000 years ago, अभी से 8000 साल पहले, ठीक है। पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स, यहाँ पर उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था, जैसे सीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। ये भी मैंने आपको दिखा दिया है कि गारो हिल्स यहाँ पर हैं, और इसके अलावा जो हमारी विंध्यन रेंजेस है ये सेंट्रल इंडिया में है, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आउट टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था राइस, राइस का ग्रो किया गया था, ये भी मैंने आपको अभी बताया है। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये भी नॉर्थ वेस्ट में है। ये ट्रिब्यूटरीज होती क्या है, ये भी चीज आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि ये लोग छोटी रिवर्स होती हैं, जो मेन स्ट्रीम जो रिवर्स होती है, जो बड़ी लार्ज रिवर होती है उसमें जाकर के मर्ज हो जाती हैं। तो ये जो छोटी रिवर्स होती है इनको हम लोग ट्रिब्यूटरी बोलते हैं उस बड़ी रिवर की। तो आगे बढ़ते हैं कि अबाउट 4700 ईयर्स ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। 4700, आज से 4700 साल पहले यहाँ पर सिटीज फ्लरिश्ड हुई थी, कहाँ पर, इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स ago, अभी से 2500 साल पहले आप देखेंगे तो कहाँ पर, गंगा नदी के किनारे, ये देखिए ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट, यहाँ पर जो है सिटीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। सोन जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, वो भी मैंने आपको मैप में दिखाया, आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। साउथ में जो गंगा के साउथ में एरिया था उसको हम लोग मगध कहते थे, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। ये मैंने आपको बताया कि आज के डेट में ये बिहार में है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, और उन्होंने एक लार्ज किंगडम को स्टैब्लिश किया था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अदर पार्ट्स में भी जो है कंट्री के किंगडम हुआ करते थे, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लार्ज किंगडम का डेवलपमेंट सबसे पहले शुरू हुआ था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। देखिए मूवमेंट, लोग जो है उस समय मूवमेंट भी किया करते थे। मूवमेंट क्यों करते थे ये भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक सब कॉन्टिनेंट के लोग जाया जाया करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। देखिए आप लोग देखेंगे कि जो इंडियन हमारा सब कॉन्टिनेंट है वो चारों तरफ से एक तरीके से फ्रंटियर बने हुए हैं जो हमारे नेचुरल बैरियर हैं। कैसे कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे सुलेमान किरथर हिल्स वगैरह आपको दिखेंगी, आप लोग हमारे नॉर्थ में देखेंगे तो हिमालयन रेंजेस मिल जाएंगी। अगर आप लोग एकदम, आप लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो इधर भी आपको माउंटेन रेंजेस मिलेंगे, इधर आपको किरथर सुलेमान हिल्स और ये इधर हिमालयाज नॉर्थ में मिल जाएंगे। और ये जो पूरा पेनिनसुला है यहाँ पर आपको सी मिल जाएगी, इधर अरेबियन सी मिल जाएगी और इधर बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा। तो एक तरीके से पूरा जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो कवर किया हुआ है नेचुरल बैरियर से। तो वही बोल रहे हैं कि इस एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं जो जर्नी होती थी, इनके जो मूवमेंट होता था उसको डिफ़िकल्ट बनाते थे, बट ये था कि वो इम्पॉसिबल नहीं थे, वो लोग मूव किया करते थे।
सो मेन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ, क्यों मूव करते थे, देखिए यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि क्यों मूव करते थे। मेन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड के लिए वो लोग जो खोजते थे, लाइवलीहुड के लिए मूव करते थे। दूसरा कि एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्राउट्स, कई बार देखिए नेचुरल डिजास्टर्स आ जाया करते थे, नदी के किनारे लोग रहते थे तो उसमें कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी कभी सूखा भी पड़ जाता था, तो इन सब कारणों से उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड, लोग जो है आर्मी वगैरह में मार्चिंग पे जाते थे और दूसरों की लैंड को कॉन्कर करते थे, इस पर्पज से भी उनको मूव करना पड़ता था। इसके अलावा जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो ट्रेवल्ड विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो लोग जो है व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे वैल्यूएबल गुड्स वगैरह को लेकर के। एंड इसके अलावा देखिए आपको क्या मिलेंगे, जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं, रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, ये लोग इंस्ट्रक्शन दिया करते थे और लोगों को सलाह दिया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर इसी पर्पज से घूमते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी भाई घूमते थे। एडवेंचर यानी क्या करते थे, उनको था कि नई नई चीजें डिस्कवर करने के लिए, नए नए जगहों को देखने के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। और इससे क्या होता था, ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग, पीपल का ग्रुप है, एक जगह से पर दूसरी जगह पर ट्रैवल करेगा तो वो लोग आपस में आइडियाज भी शेयर करते थे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कोई अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो वो कुछ उसके कुछ आइडियाज होंगे, उसके कुछ खाने के तरीके होंगे, उसके कुछ रहने का ढंग होगा, और जो जिस जगह पर जा रहा है वहां पर लोग हो सकता है कुछ अलग तरीके से खाना खाते होंगे, कुछ अलग तरीके से रहते होंगे, तो इसमें एक दूसरे से वो लोग आइडियाज शेयर करते थे। ये इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर होता था और कल्चर का डेवलपमेंट होता था इस तरीके से। ठीक है। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज, तो आज भी लोग लगभग लगभग ऐसे ही तरीकों से मूवमेंट करते हैं, जैसे प्रोफेशनल पर्पज से हो गया, लाइवलीहुड के लिए इधर से उधर जाते हैं लोग, काम करने के लिए जॉब के पर्पज से जाते हैं, और इसके अलावा भी कई जैसे ट्रैवलिंग के लिए भी जाते हैं, कई बस सिर्फ देखने के लिए घूमने के लिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो लुक एट मैप हो गया, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये आपको मैंने सब दिखा दिए हैं कि कहाँ-कहाँ है। ये मैंने आपको एक तरीके से रफ मैप भी शो कर दिया है कि ये चारों तरफ आपको कुछ ना कुछ नेचुरल बैरियर्स मिल जाएंगे। दोज हु वांटेड कुड, एक सेकेंड, those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. देखिए इन फ्रंटियर से इधर, अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो ऊपर है आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इधर हिमालयन जो रेंजेस है इधर से कोई नहीं आ सकता था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। इस साइड से भी हमारे यूजुअली लोग नहीं आते थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रफ टेरेन आपको मिलेगा। इधर बहुत ज़्यादा वाटर से पूरी तरीके से कवर है, नीचे का जो हमारा पेनिनसुला वाला पार्ट है तो इधर से भी लोग नहीं आते थे। तो मोस्टली पीपल जो आते थे वो आपको इस साइड से आते हुए दिखेंगे, हमारे नॉर्थ वेस्ट से। ये आप लोग आगे जब पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा भी। तो वही इसने बोला है कि कई सारे फ्रंटियर्स को क्रॉस करके आते भी थे लोग हमारे सब कॉन्टिनेंट में, और कई रह भी जाते थे यहीं। ठीक। तो आगे देखिए, मूवमेंट ऑफ द पीपल, ये मैंने आपको स्लाइड में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी भी मैंने जो एक्सप्लेन किया है वही है, तो आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, यहाँ पे हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशंस है, जो कल्चर का डेवलपमेंट है वो होता है, क्यों, क्योंकि जो लोग मूव करते हैं और आइडिया शेयर करते हैं। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, composing music and even cooking food over several hundred of years। तो यहाँ पर लोगों ने क्या सीखा, एक दूसरे से नए नए तरीके सीखे स्टोन कार्व करने के, जैसे स्टोन कार्व करके मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती है ना, तो वो सब के नए नए तरीके सीखे कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूजिक में आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आए, एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, और जो भोजन बनाने के जो तरीके हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नेम्स ऑफ द लैंड, इसको मैंने देखिए यहाँ पे साइड में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको इसी के थ्रू एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, नेम्स ऑफ द लैंड, देखिए हमारी कंट्री को दो नामों से जाना जाता है, पहला तो है कि इंडिया और दूसरा है हमारा भारत। ठीक। तो
ये नाम पड़ा कैसे, इस चीज़ का यहाँ पर ज़िक्र किया हुआ है, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इंडिया, देखिए क्या होता था कि जो ईरानियन होते थे उस समय, ईरानियंस और जो ग्रीक्स थे, तो वो लोग इंडस रिवर को इंडोस या फिर हिंदोस कहा करते थे, क्योंकि वो लोग इंडस कह नहीं पाते थे, तो वो लोग इंडोस या फिर हिंदोस बोलते थे। और जो इंडस रिवर के ईस्ट में रहते थे, ईस्ट में जो लैंड थी इंडस रिवर की, उसको वो लोग क्या कहते थे, इंडिया। तो ये धीरे धीरे हमारा कंट्री का नाम पड़ गया इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कंट्री का नाम इंडिया आया है। अब दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं कि भारत कैसे बोलते हैं। तो भारत क्या होता था कि आप लोग ऋग्वेद, ऋग्वेद हमारे वेद है, 4 वेद होते हैं, उसमें से सबसे पहला जो वेद है हमारा ऋग्वेद है, ये यहाँ पे दिया हुआ है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में मेंशन किया हुआ है कि भारत नाम की एक ट्राइब हुआ करती थी, ग्रुप ऑफ पीपल, एक ट्राइब होती थी। तो उसको हम लोग क्या कहते थे, ये नॉर्थ वेस्ट में रहती थी, उसको हम लोग कहते थे भारत ट्राइब। तो बाद में जो इस पूरी कंट्री में रहने वाले लोगों को ही, मतलब पूरी कंट्री का नाम ही भारत कर दिया गया। पहले उन लोगों को कहा जाता था और बाद में इस पूरी कंट्री का नाम ही भारत पड़ गया। तो इस तरीके से ये हमारे कंट्री के जो है दोनों नाम आए हुए हैं। इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। Two of the words we often use for our country are India and भारत। इंडिया एंड भारत हमारे दो नाम हैं। उसके अलावा क्या दिया है कि द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, संस्कृत में इंडस को सिंधु कहते हैं, है ना। तो फाइंड ईरान एंड ग्रीक, द ईरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये लोग आए थे 2500 साल पहले लगभग। तो वो लोग इंडस रिवर के बारे में फैमिलियर थे और इसको हिंदोस या फिर इंडोस कहा करते थे। एंड लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और जो इस नदी के ईस्ट में रहते थे उसको हम इन्होंने इंडिया कहा। द नेम भारत was used for a group of people who lived in northwest and who are mentioned in the ऋग्वेद। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड 35 है। ऋग्वेद जो है हमारा अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में 3500 साल पहले, आज से 3500 साल पहले इसको कंपोज किया गया था। लेटर इट वाज यूज फॉर कंट्री, बाद में भारत नाम जो है हमारी कंट्री के लिए यूज हुआ। उसके बाद आते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है कि हम लोग पास्ट के बारे में जानेंगे कैसे, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 इज टू सर्च फॉर फूड एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। या तो हम लोग देख सकते हैं कि जो उस समय किताबें लिखी गई थी बहुत समय पहले, तो उससे हम लोग जान सकते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। ये यहाँ पे है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि रिटन बाय हैंड, क्योंकि जो मैनु है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। तो जो रिटन बाय हैंड, जो हाथों से लिखी गई स्क्रिप्ट्स हैं, इनको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ये यूजुअली आप देखेंगे कि पाम लीफ जो होती थी, पाम लीफ होती थी उस पे लिखा जाता था, या उसके अलावा बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बर्च विच ग्रोज इन हिमालय, उसकी जो छाल बार्क होती थी उस पे लिखा जाता था, इसको प्रिपेयर किया जाता था, लिखा जाता था। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये आपको एक ताम्रपत्र यानी मैन्युस्क्रिप्ट देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरीके के हुआ करते थे। अब क्या है कि ये जो है इन पत्तों पर लिखे जाते थे जो कि हमारा डिकम्पोज हो गए हैं बहुत ज़्यादा, देखने को मिलेंगे कि ईटन अवे बाय इंसेक्ट, सम वर डिस्ट्रॉयड। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमारे मंदिर वगैरह में थे। देखिए ये मैंने आपको स्लाइड में भी पूरी तरह एक्सप्लेन किया है, पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं बाद में देखेंगे इसको। तो जो क्या होता था कि जो मंदिर वगैरह में, टेम्पल वगैरह में रखे हुए थे, तो ये सारी चीज़ें प्रिजर्व हो गई थी। बाकी जो बाहर थे कई सारी चीज़ें इंसेक्ट वगैरह ने खा लिया या फिर डिकम्पोज हो गए किसी तरीके से। उसके बाद क्या है, दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, ये सभी तरीके के सब्जेक्ट को हैंडल करते थे। कैसे, जैसे रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इसमें मेंशन होते थे, किंग्स, मेडिसिन, साइंस, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती थी। किंग्स वगैरह की लाइफ कैसे होती थी ये उसमें मेंशन किया हुआ था। एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, ये सारी चीज़ें उसमें होती थी। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। देखिए लैंग्वेज क्या होती थी, यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज क्या होती थी, संस्कृत पे लिखते थे वो लोग, इसके अलावा प्राकृत में और तमिल में भी। प्राकृत जो थी उस समय पर ऑर्डिनरली जो कॉमन पीपल होते थे ना वो लोग यूज किया करते थे।
तो इस तरीके से संस्कृत, प्राकृत और तमिल इन भाषाओं में ताम्रपत्र हमारे मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। अब आपका दूसरा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो क्या है? इंस्क्रिप्शंस। क्या है? इस इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन होते हैं जो हार्ड सरफेस होती है ना, हार्ड सरफेस पे जो लिखा जाता था स्टोन को कार्व करके या मेटल को कार्व करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स, किंग्स के जो ऑर्डर्स होते थे वो इंस्क्राइब किए जाते थे इन इंस्क्रिप्शंस पर। इसके अलावा देखिए इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड, जिससे क्या होता था कि लोग उसको देखें, पढ़ें और उसको फॉलो करें, ओबे करें। दे आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. अब क्या होता था उस समय कई सारे बैटल्स वगैरह होते रहते थे, तो किंग्स क्या करते थे कि अपना वो शो करने के लिए कि उन्होंने कितने बैटल्स जीते हैं, ये सारी चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए और लोगों के बीच में अपना मान और बढ़ाने के लिए क्या करते थे कि इंस्क्राइब करवा दिया करते थे, ये सारी चीज़ें मेंशन करवा देते थे और ये इंस्क्रिप्शंस जगह जगह पर लगवा दिए जाते थे। तो देखिए यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर स्टोन को कार्व करके लिखा हुआ है। ये एक इंस्क्रिप्शन है 2250 साल पहले का। किसका है ये? आपको कांधार में, अफगानिस्तान में आज की डेट में ये मिला हुआ है और ये अशोका का आर्डर है। अशोक एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे मगध के, तो ये जो है उनके ऑर्डर को इसमें इंस्क्राइब किया गया था। ठीक, यहाँ पे स्क्रिप्ट और लैंग्वेज, देखिए दो चीजें होती है। स्क्रिप्ट क्या होती है कि हम लोग जो लिख रहे हैं वो स्क्रिप्ट होती है, और जो हम उसको पढ़ते हैं उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पर लेटर्स, ये यहाँ पे दिया है, स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक और वी यूज अ लैंग्वेज। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। ग्रीक में देखिए ऊपर यहाँ पर ग्रीक जो है इंस्क्रिप्शन, स्क्रिप्ट जो है ग्रीक है और अरामाइक है, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया। यहाँ पर ये दोनों स्क्रिप्ट जो है उस समय पर यूज की जाती थी, इसलिए उसी से इंस्क्राइब किया गया है इस इंस्क्रिप्शन को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजी। देखिए इसके अलावा जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है वो क्या है? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी होती क्या है? आर्कियोलॉजी होती है कि लोग जो है एक्सवेट करते हैं, मतलब डिग करते हैं, जमीन में खोदते वगैरह हैं और उससे हमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं पुराने, तो उनकी फिर डेटिंग की जाती है। डेटिंग के कई तरीके होते हैं जो आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके थ्रू वो लोग निकालते हैं कि कितने साल पहले की वो चीज़ है। उससे आइडिया लगता है कि कितने साल पहले लोग वहाँ पर रहते थे और किस तरीके की चीज़ों को यूज़ करते थे, कैसे घरों में रहते थे, ये सारी चीज़ें। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड, जो बिल्डिंग्स के रिमेन्स वगैरह रह गए हैं उनको स्टडी करते हैं। पेंटिंग एंड स्कल्पचर वगैरह, ये सब जो मिलते हैं उसकी स्टडी करते हैं। Also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, coins। कॉइन्स वगैरह भी मिलते हैं, उससे उन्हें पता चलता है कि उस समय लोग किस तरीके के कॉइन यूज़ करते थे, कौन से मेटल के यूज़ करते थे, ठीक है, किस तरीके का जो है ये सारी चीज़ें यूज होती थी, ये सब हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से पता चलते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ चीज़ें स्टोन की होती थी, कुछ बोन्स की, बेक्ड क्ले की, कुछ मेटल्स की। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें ये कह रहा है कि जो इम्पेरिसेबल, ऐसी चीज़ें जो डिकम्पोज नहीं होती हैं जल्दी, तो ये चीज़ें हमको मिल जाती हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हमको मिल जाती हैं तो इनकी स्टडी करते हैं हम लोग और इससे हम लोग समझते हैं कि क्या, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर आपको पूरी तरीके से जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि वेज टू नो अबाउट द पास्ट, ये मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से स्लाइड के थ्रू। तो आप लोग इससे पढ़ के और इससे नोट्स भी अपनी बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो आपको एक पॉट दिख रहा होगा, है ना, ये पॉट आपको एक पुरानी सिटी से मिला हुआ पॉट है। ठीक है, कहाँ से मिला हुआ है? पुरानी सिटी से मिला हुआ पॉट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पेंटिंग भी की हुई है। इसके अलावा आप इसके बगल में देख सकते हैं ये कॉइन्स है, सिल्वर कॉइन। उस समय इस तरीके के कॉइन चलते थे। देखिए यहाँ पे दिया अपार्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, और इसके अलावा जो है ये जो कॉइन्स है ये भी दिया है कि सिल्वर के कॉइन्स है ये।
सच एज दिस वन वर यूज अबाउट 2500 ईयर्स को इस तरह के कॉइन यूज़ किए गए थे। 4700 ईयर्स को ये पॉट यूज़ किया गया था। इसमें पेंटिंग भी कुछ कुछ लोगों ने बनाई हुई है, इसको डेकोरेट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। ये सभी की जो है बोन्स वगैरह इनको मिलती है और इसकी ये लोग स्टडी करते हैं। इससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि लोग उस समय क्या खाते थे पास्ट में, क्योंकि ये बोन्स वगैरह की जब स्टडी करते हैं ना, तो उससे ये सब चीज़ों का उनको आइडिया लग जाता है आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह को। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म। प्लांट्स की जो रिमेन्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बट जो हार्ड हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये सर्वाइव कर लेते हैं। हिस्टोरियंस, that is scholars who study the past, uh, often use the word source to refer the information found from manuscripts, inscription, archaeology. ठीक, once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. तो क्या होता है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं कि कैसे उस समय इन लोगों ने इस इन सब चीज़ों का यूज़ किया होगा, कैसे लोग रहते रहे होंगे। तो ये हिस्ट्री जो हमारी होती है ना, जो हमारा पास्ट होता है, ये पूरी तरीके से इंटरप्रिटेशन पर आधारित होता है। इसमें कोई आप एग्ज़ैक्ट नहीं कर सकते कि हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि ये सारी जो हमारी स्टोरीज़ हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन है। कई बार ये डिफ़र भी करती है, अलग-अलग लोगों की अलग-अलग होती है, बट हाँ, मोस्टली जो ज़्यादा लोग मानते हैं उसी को फिर हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ, ऐसा ही हुआ होगा लगभग-लगभग, ठीक है? अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या, वन पास्ट और मेनी। यहाँ पर इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब ये है कि देखिए, हमारी जो ये बुक है ना, उसका जब आप टाइटल देखेंगे उसमें दिया हुआ है आवर पास्ट, मतलब प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। तो प्लूरल का मतलब क्या है कि हमारे अतीत, हमारे इतिहास। इसमें इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि पास्ट में देखेंगे आप तो कॉमन जो लोग होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, उनका पास्ट अलग होता है। उनने वो किस तरीके के घरों में रहते थे, वो क्या खाते थे, वो क्या चीज़ें करते थे, तो वो एक थोड़ा अलग होगा। जो किंग्स वगैरह होते थे उनका पास्ट अलग होगा, जो फार्मर्स होते थे उनका पास्ट अलग होगा, जो मर्चेंट्स होते थे उनका कुछ अलग होगा, जो आर्टिसंस होते थे उनका कुछ अलग होगा। इसलिए यहाँ पर आवर पास्ट मतलब प्लूरल में यूज़ किया गया है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। डिड यू नोटिस द टाइटल्स ऑफ दिस बुक? आवर पास्ट, ये देखिए यहाँ पे यह चीज़ दी हुई है। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रा अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अलग अलग पीपल के ग्रुप के लिए पास्ट जो है अलग अलग था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स एंड फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। हर्डर्स जो होते थे, फार्मर्स जो होते थे, उनकी लाइफ किंग और क्वीन से अलग होती थी। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। जो मर्चेंट्स होते थे, उनकी जो क्राफ्ट पर्सन आर्टिसंस होते थे, उनसे लाइफ अलग होती थी। तो इसी तरीके से सबके अलग अलग पास्ट हैं। आल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे, आज भी ऐसा सही है ना? सब लोग एक जैसे तो नहीं है, सबका प्रोफेशन अलग है, सबका रहने का तरीका अलग है। कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई छोटे से घर पे रहता है, कोई बहुत बड़े बंगलों में रहता है। तो इस तरीके से सबकी चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ दी हुई है। आल्सो एज इवन टूडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। of the country. For example, today most people living in Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. आप लोग देखेंगे जो अंडमान आइलैंड है ना, वहाँ पर आज भी बहुत ही पुरानी हमारी ट्राइब्स रहती हैं। तो वो लोग, जैसे हमारा पास्ट था ना, जैसे बहुत पहले जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था, जब उस टाइम पे लोग रहते थे ना, उसी तरीके से आज भी जो ट्राइब्स हैं, जो अनटच्ड हैं, जो बाहर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो लोग आज भी उसी तरीके से रहते हैं। वो लोग फिशिंग, हंटिंग करते हैं, अपना फूड जो है गैदर करते हैं। तो वही आप लोग देखेंगे अंडमान में ऐसे मिलेगा। बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज़। जबकि जो आप लोग देखेंगे कि शहर में लोग रहते हैं, वो लोग डिपेंड करते हैं किस पे? फार्मर्स वगैरह पे। क्योंकि जो ये सारे ग्रेन्स होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, ये सारे गाँवों से या फिर फार्मर्स के थ्रू आते हैं शहरों में और लोग उनको बाय करके खाते पीते हैं। तो इसका मतलब है कि वो लोग डिपेंडेंट हो गए किसके ऊपर? फार्मर्स के ऊपर।
डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट है, इसी तरीके से पास्ट में भी डिफरेंसेस हुआ करते थे। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, एक और डिफरेंस है क्या, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। हम देखेंगे कि जो राजा होते थे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते थे, और ये हमको पता कैसे है, इसलिए पता है क्योंकि वो लोग अपनी जो जीत है, विक्ट्रीज हैं, उनका रिकॉर्ड रखते थे, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं, उसको जानते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, वो लोग हंटर्स होते थे, फिशिंग वगैरह किया करते थे, गैदरर्स होते थे, फार्मर्स या फिर हर्डर्स, ये सब होते थे। तो ये लोग जो है अपना रिकॉर्ड नहीं रखा करते थे। अब आप ही सोचिए कि क्या आप जो अपने डेली यूज़ में कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या आप उसका रिकॉर्ड रखते हैं? नहीं रखते होंगे। लेकिन जो ओकेज़नली चीज़ें होती हैं, तो हम उन चीज़ों को याद रखते हैं, उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसी तरह से जो ऑर्डिनरी पीपल उस समय हुआ करते थे, तो वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखते थे। व्हाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। बट आर्कियोलॉजी के थ्रू हमको पता चलता है कि कॉमन पीपल कैसे रहा करते थे। क्यों पता चलता है? क्योंकि हमको पॉट्स मिले हैं, हमको ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। जैसे कि आपको देखेंगे क्ले पॉट मिल जाएगा, ना बेक्ड क्ले से बने हुए पॉट्स मिल जाएँगे, आपको कई सारे स्कल्पचर्स मिल जाएँगे। तो कई सारे एकदम रॉ टाइप स्कल्पचर्स मिलेंगे, कई बहुत अच्छे भी मिलेंगे। तो इससे हमको आइडिया लगता था कि अच्छा, जो जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा, जो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उससे ये होता है कि हाँ, ऑर्डिनरी पीपल इनको यूज़ किया करते होंगे। तो इसलिए वो इस तरीके से हैं। तो ये आर्कियोलॉजी है, वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है हमको कॉमन पीपल के बारे में जानने में। अब देखिए यहाँ पर डेट्स के बारे में दिया हुआ है। डेट्स को मैंने आपको इससे बेहतर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, या हम यहाँ इसी से समझ लेते हैं। तो देखिए डेट्स का क्या है, अब आज हम लोग बोल रहे हैं कि 2026 है, तो 2026 कहाँ से? कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी ना, ज़ीरो जो ईयर होगा वो कौन-सा था? तो इसकी जो शुरुआत है, हम लोग क्या देखते हैं कि जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है, तो उसको हम लोग ज़ीरो ईयर मानते हैं। जिस समय, जिस दिन उनका बर्थ हुआ था, वहीं से हम लोग ईयर की स्टार्टिंग मानते हैं। ठीक है? वहाँ से हम लोग काउंट करते हैं। तो जीसस क्राइस्ट के आज जो 2026 टू 2026 चल रहा है, तो वह जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2026 साल मतलब हो चुके हैं। ठीक है? तो और जो उसके पहले का समय है, तो वो जीसस क्राइस्ट के पहले में गिना जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि डेट्स में कई जगह लिखा होगा बीसी और एडी। तो बीसी का क्या मतलब है, आप लोग समझते हैं? बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो समय था, उसको हम लोग बीसी कहते हैं। जैसे हम लोग बोले 500 बीसी, तो इसका मतलब होगा कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 500 पहले, 500 ईयर्स पहले। ठीक है? अगर हम लोग बोल दें, दूसरा टर्म जो यूज़ होता है, वो होता है क्या, एडी। एडी का मतलब अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे, तो उसका है एन्नो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो समय है, उसको हम लोग एन्नो डोमिनी बोलते हैं, एडी से व्यक्त करते हैं। जैसे हम लोग बोले, अभी हम 2026 है, हमको बोल सकते हैं इसको 2026 एडी, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2026 साल बाद। अब इसके अलावा भी हम लोग एक टर्म जो है यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? बीसीई और सीई। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जो अभी चल रहा है जीसस क्राइस्ट के समय के बाद जो है, जो टाइम चल रहा है, उसको हम लोग कॉमन एरा बोलते हैं, सीई, कॉमन एरा। जैसे 2026 को हम बोल सकते हैं 2026 सीई। और इसके अलावा बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के जो पहले का समय है, उसको हम लोग बीसीई, बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। ठीक है? आई होप कि आप लोगों को ये डेट वाला चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें लेटर्स विद डेट्स वगैरह, यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसके बारे में दिया हुआ है। और इसके बाद ये चैप्टर आपका यहाँ से एंड हो जाता है। इसके बाद हम एक छोटे से वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे। फिलहाल आप लोग इसको पढ़िए और रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।